अलार्म की तेज घंटी ने सुबह की शांति को भंग कर दिया। उसे नींद की गर्म कैद से बाहर खींच लिया। प्रिया ने झटके से बटन दबाया, लेकिन धुन तुरंत फिर से शुरू हो गई। 5 मिनट, बस 5 मिनट। उसके दिमाग में कौंधा। उसने इसे जानबूझकर थोड़ा जल्दी और छोटे अंतराल पर सेट किया था। वह विक्रम को उसकी पसंदीदा आलू की डिश बनाकर खुश करना चाहती थी। इसमें समय लगता है, बहुत समय। प्रिया ने आंखें खोली, घड़ी पर देखा। अभी समय है। कुछ ही देर में पूरे अपार्टमेंट में स्वादिष्ट महक फैल गई। विक्रम रसोई में झांककर गहरी सांस ली। यह किस चीज की इतनी अच्छी महक आ रही है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारी पसंदीदा आलू की डिश। प्रिया हंसी। चलो आलसी आदमी, बाथरूम में जाओ और फिर टेबल पर, नहीं तो काम के लिए देर हो जाएगी। विक्रम ने शरारती अंदाज में सलाम किया और गायब हो गया। प्रिया ने खाना बनाना खत्म किया, टेबल लगाई। उसके दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। विक्रम से उनकी मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। वह एक भावी अर्थशास्त्री थी, वह एक प्रोग्रामर। यह पहली नजर का प्यार था। पढ़ाई के बाद उन्होंने तुरंत शादी कर ली। कोई बात नहीं कि उनका अपना घर नहीं था। उन्होंने तय किया कि फिलहाल किराए का 2 कमरों का अपार्टमेंट भी ठीक है। पैसे आसमान से नहीं गिर रहे थे। विक्रम के माता पिता दूर एक छोटे शहर में रहते थे। प्रिया के माता पिता भी। पिता की बहुत पहले मौत हो गई थी। मां के लिए शहर के केंद्र में एक विशाल 3 कमरों का फ्लैट छोड़ गए थे। बेशक वे वहां रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग फैसला किया। प्रिया की मां गीता देवी निराश हुई, लेकिन बेटी और दामाद का फैसला स्वीकार कर लिया। ठीक है, उन्हें आत्मनिर्भर होने दो, उन्होंने तब कहा था। वे किराए के अपार्टमेंट में रहते थे। मॉर्टगेज के पहले भुगतान के लिए पैसे बचा रहे थे। वे एक विज्ञापन कंपनी में अच्छी कमाई करते थे, लेकिन शहर में रहना महंगा था। कुछ सालों में भी वे पैसे नहीं बचा पाए। विक्रम ने पैसे बचाने के लिए गीता देवी के साथ रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन प्रिया ने इनकार कर दिया। एक ही रसोई में 2 गृहिणियां, यह एक आपदा है, भले ही वे मां बेटी हों। इसके अलावा उस बहुप्रतीक्षित राशि तक पहुंचने में बस थोड़ा सा ही बचा था। विक्रम सहमत हो गया। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बात प्रिया को परेशान कर रही थी। वह गर्भवती नहीं हो पा रही थी। उसे एक नन्हा मेहमान चाहिए था। विक्रम शांत था, कहता था, अभी समय नहीं है। लेकिन प्रिया 1 साल से सक्रिय रूप से क्लिनिकों का चक्कर लगा रही थी। विक्रम केवल सिर हिलाता था। अभी हमें बच्चा कहाँ चाहिए? लेकिन प्रिया को चाहिए था, पूरी तरह चाहिए था। विक्रम बाथरूम से लौटा, उसके उदास विचारों को तो ढाते हुए। उसने अपनी पत्नी को चूमा, मुस्कुराया। तो क्या हमारी डिश तैयार है? और भूख से खाने पर टूट पड़ा। हर कौर की तारीफ कर रहा था। प्रिया सोच में डूबी कॉफी पी रही थी। लंच के तुरंत बाद क्लिनिक जाना है, उसने धीरे से कहा। फिर से? विक्रम ने आह भरी। प्रिया, हमने कितनी बार बात की है। चलो अपने लिए जिए, एक अपार्टमेंट खरीदें और फिर इस समस्या से निपटेंगे। मुझे डर लग रहा है। क्या होगा अगर मैं बांझ हूं? डॉक्टर कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। वे तुमसे सिर्फ पैसे ऐंठ रहे हैं, विक्रम ने खींचकर जवाब दिया। इतने भी ज्यादा नहीं। और आज चलो, हम साथ चलें। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें बुलाया था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझ में समस्या है? विक्रम ने अपनी पत्नी को उलाहना भरी नजरों से देखा। प्यारी, मैंने तुम्हें बताया था ना, तीसरे साल में रीना मुझसे प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अबॉर्शन करवाया था। हाँ, मुझे याद है, लेकिन फिर भी चलो साथ में जांच करवा लें। नहीं जाऊंगा। वैसे भी आज मुझे बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी। नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना है। उसने नाश्ते के लिए धन्यवाद दिया और जल्दी से तैयार होने लगा। प्रिया को दुख हुआ कि उसका पति उनकी साझा समस्या को इतनी लापरवाही से ले रहा था। उसने आह भरी, एप्रन उतारा और खुद भी कपड़े पहनने भागी। जल्द ही वे अपनी पुरानी कार में जा रहे थे। बेकार की बातें कर रहे थे, जैसे सुबह की बातचीत हुई ही न हो। ऑफिस के पास विक्रम ने अचानक उसका हाथ पकड़ देख लिया। मेरी जान, मुझसे नाराज मत होना। मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा, बस आज नहीं, सच में काम बहुत है। ठीक है, तो अगली बार।
उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी प्रिया क्लिनिक गई। डॉक्टर डॉ आनंद ने कुछ नया नहीं बताया, विटामिन लिखे और पति को लाने की सलाह दी। प्रिया मुस्कुराई। विक्रम लगभग तैयार है। बहुत अच्छा, मैं आपको अपॉइंटमेंट पर इंतजार करूंगा, डॉ आनंद ने जवाब दिया। 2 हफ्ते बाद उनका अपॉइंटमेंट बुक करते हुए काम पर पहुंचते ही प्रिया ने सबसे पहले विक्रम से मिलने का फैसला किया। उसके केबिन के पास उसकी टक्कर अर्जुन, उसके सहयोगी से हुई। विक्रम यही है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, अर्जुन ने कुछ उलझन में जवाब दिया। वो वो अभी व्यस्त है। कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए हूं। प्रिया ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। अर्जुन उसकी पीठ को देखता रहा, फिर चौंक गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यह सच्चाई थी। विक्रम और रीना किस कर रहे थे, अपने आसपास किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे थे। पति मुड़ा और प्रिया को देखा, लाल हुआ, पीला पड़ा, बुदबुदाया। और तुम इतनी जल्दी लौट आई? आंसू विश्वासघाती रूप से बहने लगे, होंठ कस गए। वह तेजी से मुद्दी और भाग गई। विक्रम उसके पीछे दौड़ा, लेकिन रीना ने उसे रोक लिया। प्यारे, बहुत अच्छा हुआ। अब उसे सब पता चल गया। छुपते छुपते थक गई थी। प्रिया ने रीना की पतली अप्रिय आवाज सुनी। विक्रम सेक्रेटरी के साथ रह गया और प्रिया गलियारे में भाग रही थी। उसके सिर में गूंज रहा था, छुपते छुपते थक गई थी, छुपते छुपते थक गई थी। तो ये बहुत पहले से चल रहा था। उसने कुछ नहीं देखा, कुछ महसूस नहीं किया। वह अर्जुन के पास से गुजरी, जो सिर झुकाए खड्डा था। उस लडेजके को प्रिया के लिए अफसोस था। विक्रम बेवकूफ, वह सुंदर प्रिया को उस पतली रीना के लिए कैसे छोड़ दिए सकता है। अर्जुन को बहुत पहले से सब पता था और उसने अपने दोस्त से कहा था कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन वह केवल उसे अनदेखा कर देता था। प्रिया अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में घुसी, जहां उसकी दोस्त सहकर्मी बैठी थीं। शिखा, पूजा, सोया। लड़कियां प्रिया को हैरान होकर देख रही थीं। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? शिखा उसकी ओर दौड़ी। विक्रम, उसने प्रिया आंसुओं से हाँफ रही थी। हमें सब पता है, पूजा ने धीरे से जवाब दिया, आंखें नीचे किए। सब? प्रिया ने डर से अपनी सहेलियों को देखा। आप सबको पता था? उनके चेहरे के भावों से वह समझ गई। हाँ, उन्हें पता था। लड़कियों, तुम सबको पता था? आंसू पोंछते हुए उसने पूछा। सबको पता था, शिखा ने धीरे से दोहराया। हे भगवान, ये कितना भयानक है। प्रिया सिसकी। उसने अपना बैग पकड़ा और घर भाग गई। यहां रहने की ताकत नहीं थी, जहां हर कोई फुसफुसा रहा था और उसके अपमान को जानता था। अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर विक्रम उसका इंतजार कर रहा था। प्रिया, चलो बात करते हैं, उसने कहा। बिना हिस्टीरिया और आंसुओं के, जैसे समझदार लोग। मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती, प्रिया ने धीरे धीरे शब्द चुनते हुए जवाब दिया। तुम कमीने हो। अगले ही पल वह उसके बिल्कुल करीब आ गई, एक जोरदार थप्पड़ मारा और सीढ़ियों से नीचे भाग गई। विक्रम फिर से उसके पीछे नहीं दौड़ा। भाड़ में जाओ बेवकूफ, उसने दांतों से पीसते हुए कहा और वापस अपने केबिन की ओर चला गया। उसे यकीन था कि प्रिया शाम तक शांत हो जाएगी और वे घर पर आराम से बात करेंगे। सिद्धांत रूप में वह यह बातचीत शुरू करने की सोच रहा था। वह लगभग 1 साल से रीना से मिल रहा था। दुर्लभ, भावुक मुलाकातें। रीना के साथ वह खुद को शेर, हेरक्यूलिस, अपोलो महसूस करता था, और प्रिया के साथ सिर्फ घर की रोजमर्रा की जिंदगी और ये बच्चा पैदा करने की जिद। उसे प्रिया से बच्चा क्यों चाहिए, जब रीना जैसी प्यारी, ऐसी हवादार औरत पास में है? इसके अलावा उसके पास एक बड़ा फायदा था। उसका चाचा कंपनी का मालिक था और यह विक्रम जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। शाम को घर लौटते हुए उसने दृढ़ता से फैसला किया, वह प्रिया को तलाक का प्रस्ताव देगा। वह अपनी मां के पास चली जाए और वहां खुशी से रहे, और वह रीना के साथ इसी अपार्टमेंट में रहेगा। रीना के पास भी फिलहाल अपना घर नहीं था, लेकिन उसका चाचा निश्चित रूप से मदद करेगा। कम से कम तनख्वाह में वृद्धि की उम्मीद तो विक्रम निश्चित रूप से कर रहा था। उसने गीता देवी, प्रिया की मां को फोन करने की सोची, लेकिन फिलहाल
बुजुर्ग महिला को परेशान न करने का फैसला किया। गीता देवी के साथ उसके अच्छे संबंध थे। वह अब भी उनसे भी बुरी बातें नहीं सुनना चाहता था। और प्रिया अपनी मां के पास नहीं थी, वह अपनी सहेली के पास गई थी। सुनीता के साथ वे स्कूल के दिनों से दोस्त थीं, एक दूसरे को अपने सारे दुख बताती थीं। और इस बार रेड वाइन की बोतल के साथ प्रिया अपने पति के धोखे के बारे में बता रही थी, रो रही थी, बता रही थी और पी रही थी। वो कमीना है, सुनीता ने सहानुभूति जताते हुए कहा। मुझे हमेशा से पता था कि इसका यही अंजाम होगा। क्यों? नाक पोंछते हुए प्रिया ने पूछा। क्योंकि उसके चेहरे पर लिखा है कि वो अय्याश है। उसकी आंखें ऐसी चिकनी है जैसे मार्च की बिल्ली की होती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हें उसमें क्या दिखा। प्यार करती हो? प्रिया ने सिर हिलाया। वह अपनी सहेली से सहमत थी और रोती रही। शराब ने अपना काम कर दिया। जब बोतल खाली हो गई तो सहेलियों ने तय किया कि कुछ भी भयानक नहीं हुआ है। अच्छा हुआ कि सब अभी सामने आ गया। और अगर तब सामने आता जब प्रिया गर्भवती होने में कामयाब हो जाती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुनीता, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रह सकती हूं? प्रिया ने सोफे पर लेटते हुए पूछा। रह सकती हो? सुनीता ने सिर हिलाया। बस ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मां के पास क्यों नहीं जाना चाहती। देखो, वो मेरी मां बीमार है, बहुत भावुक है। जरा सी बात पर उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो। मैं वैसे भी उन्हें अभी कुछ नहीं बताना चाहती। तो क्या तुम विक्रम से सुलह करने की सोच रही हो? नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है। और प्रिया फिर रोने लगी। सुनीता उसे शांत करने लगी। सोच भी नहीं सकती कि हम काम पर फिर से कैसे मिलेंगे। नाक पोंछते हुए प्रिया ने कहा। कल कहीं नहीं जाना चाहती? और मत जाओ। सुनीता ने उसका समर्थन किया। उसने कुछ देर सोचा और फिर प्रस्ताव दिया। प्रिया, मुझे काम पर समुद्र के किनारे जाने का टिकट मिला है। विदेशी रिसोर्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। सच कहूं तो मैं खुद जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें ज्यादा जरूरत है। कुल मिलाकर परसों सुबह की उड़ान है। जाओगी? क्यों? ये तो तुम्हारा टिकट है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। टिकट किसी खास नाम से नहीं है। सब ठीक है। प्रिया, तुम्हें आराम की जरूरत है। मन हल्का होगा, समुद्र की हवा में सांस लोगी, धूप सेंकोगी। तुम और विक्रम, हो सकता है तब तक फैसला कर लो। उससे सुलह कभी नहीं, प्रिया चिल्लाई, लेकिन फिर सोचने लगी। वैसे यह विचार अच्छा है, लेकिन मुझे फिर भी अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारा टिकट छीन रही हूं। तुम कुछ नहीं छीन रही हो, मैं तुम्हें यह दे रही हूं। हम सबसे अच्छी दोस्त हैं। धन्यवाद। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। आंसू अब नहीं थे। महिलाएं इस बात पर चर्चा करने लगी कि यात्रा से पहले क्या क्या करना है। स्विम सूट खरीदना, सनस्क्रीन और भी बहुत कुछ, ताकि छुट्टी अच्छी बीते। सुबह प्रिया ने काम पर फोन किया और अपने बॉस को फोन किया। उसे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए और आज से ही। बॉस प्रिया को एक विशेषज्ञ के रूप में बहुत महत्व देते थे, इसलिए भारी मन से उन्होंने छुट्टी दे दी। बस एक आवेदन लिख देना, उन्होंने अंत में कहा, और अपना काम व्यवस्थित कर देना। काम व्यवस्थित है, प्रिया ने आश्वासन दिया, और आवेदन मैं लाकर दे दूंगी। और फिर भी उसे काम पर जाना पड़ा। लेकिन प्रिया ने इस तरह से समय चुना कि विक्रम ऑफिस में न हो। उसने उन्हें दफ्तर के पास देखा। वे बिल्डिंग से बाहर आए, इतने खुश, इतने प्यार में। विक्रम रीना की कोहनी पकड़े हुए था। वो कुछ चहक रही थी। वो मुस्कुराकर जवाब दे रहा था। प्रिया को देखकर दोनों थम गए। प्रिया के पैर सुन्न हो गए। उसे मन हुआ कि वह विक्रम पर मुक्कों से टूट पड़े, फिर रीना के ब्लीच किए हुए बालों को नोच ले। लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे और दिल जोर से धड़क रहा था, बाहर निकलने को तैयार। फिर भी उसने खुद को काबू करने की ताकत पाई। यथासंभव उदासीन दिखने की कोशिश की, यहां तक कि मुस्कुराने में भी कामयाब हुई। तो क्या प्यारे जोड़े, अब तो छिपा भी नहीं रहे हो? उसने थोड़ा व्यंग्य से पूछा। प्रिया, हम समझदार लोग हैं, बिना झगड़े के बात करते हैं। विक्रम ने घबराकर जवाब दिया, रीना को आड़ में लेते हुए। डरो मत,
मैं तुम्हारी प्रेमिका को हाथ नहीं लगाऊंगी। प्रिया ने भी शांति से जवाब दिया, अपने रास्ते जाओ, और मेरे पास धोखेबाज से रिश्ते सुलझाने का समय नहीं है। वैसे भी मेरी दूसरी जिंदगी शुरू हो रही है। मैं समुद्र किनारे छुट्टी मनाने जा रही हूं। थैंक यू। लेकिन प्रिया खुद को इतराने से नहीं रोक पाई। भले ही लगभग पूर्व पति हैरान हो कि उसके पास टिकट के पैसे कहां से आए, वह इस तरह से उसे चिढ़ाना चाहती थी। समुद्र किनारे, और किसके साथ? किसी प्यारे व्यक्ति के साथ। विक्रम ने उसके पीछे से चिल्लाया, कल तो चोट खाई हुई दिखा रही थी और आज सींग निकल आए। तुम्हें इस बारे में बोलने की जरूरत नहीं, प्रिया ने कंधे से सिर घुमाते हुए कहा। विक्रम और भी बहुत सी बुरी बातें चिल्लाया, लेकिन प्रिया उसे अब सुन नहीं रही थी। वह बिल्डिंग के अंदर भागी और सांस ली। लग रहा था कि आंसू बस बह निकलेंगे। गले में गांठ फंसी थी जो सांस लेने में मुश्किल कर रही थी। शांत रहो, शांत रहो, उसने खुद से फुसफुसाया। उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे से उसने देखा कि विक्रम और रीना एक कैफे की ओर जा रहे हैं। कुछ गर्मागर्म चर्चा कर रहे हैं। वे उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो करने दो, अब तो विक्रम का सिर चकराएगा। वो किसके साथ है और कहां है, और वो कुछ नहीं कहेगी। प्रिया ने अपना आवेदन एचआर डिपार्टमेंट में दिया। अकाउंटिंग में भी गई। लड़कियों ने सुना कि प्रिया समुद्र किनारे जा रही है तो थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। प्रिया ने उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। थोड़ी रहस्यमयता बनी रहे। वह नहीं चाहती थी कि लोग उस पर दया करें, उसे सहानुभूति दे, जैसे कि एक छोड़ी हुई पत्नी अपने घावों को भरने के लिए समुद्र किनारे भागी है। सब लोग यही सोचें कि वह अकेली नहीं है और उसे नहीं छोड़ा गया, बल्कि वह खुद चली गई है। काम के बाद प्रिया अपार्टमेंट में भागी। जरूरी सामान इकट्ठा किया। दरवाजे पर उसने विदाई की एक नजर डाली। जब वह लौटेगी तो क्या होगा, लेकिन फिलहाल इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। उसके आज के कार्यक्रम का अगला पड़ीढाव उसकी मां गीता देवी थी। उस सुबह गीता देवी किसी कारण से चिंतित थी। उसने अपना रक्तचाप मापा। नहीं, सब ठीक था। उसने जरूरी दवाएं ली, लेकिन दिल फिर भी थोड़ा दुख रहा था। उसने थोड़ा ध्यान भटकाने का फैसला किया और कुछ रोल बना लिए। काम में व्यस्त होने से चिंता वाकई चली गई। बुजुर्ग महिला आटा और भरावन के साथ व्यस्त थी। जल्द ही पूरे अपार्टमेंट में स्वादिष्ट खुशबू फैल गई और तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद पड़ोसी को बेकिंग की खुशबू आ गई है। गीता देवी ने मन ही मन मुस्कुराई। श्रीमती शर्मा कभी कभी उसके पास जीवन के बारे में बात करने आ जाती थी। उसने दरवाजे खोले और उसकी भौहें ऊपर चढ़ गईं। प्रिया, और तुम काम पर क्यों नहीं हो? उसने सबसे पहले कहा। क्या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया? ओह, मेरा दिल बेकार में नहीं दुख रहा था। किसी ने नौकरी से नहीं निकाला मां। प्रिया मुस्कुराई। मेरी आज से छुट्टी है। कैसी छुट्टी? तुम तो अगस्त में जाने वाली थी। विक्रम के साथ मिलकर तो बगीचे में तैयारी करने की योजना बनाई थी, और मैंने इसे बदल दिया। बगीचे और पति के विषय को अनदेखा करते हुए बेटी ने जवाब दिया। मां, मुझे किसी ने टिकट दिया है। मैं कल समुद्र किनारे जा रही हूं। समुद्र किनारे? गीता देवी ने माथे पर बल डालकर कहा। अकेली? और विक्रम का क्या? टिकट एक है और विक्रम बच्चा नहीं है। मेरे बिना निपट लेगा। प्रिया ने कंधे उचकाए। उसने गीता देवी को पति के धोखे के बारे में नहीं बताया। बाद में पता चले, अभी नहीं। प्रिया उस पर तरस खाती थी। अपनी मां की भावुकता को जानती थी। उसके स्वास्थ्य की चिंता करती थी। सही कहा गया है, जितना कम जानोगे उतना चैन से सोओगे। प्रिया और गीता देवी ने सुगंधित रोल के साथ चाय पी। इधर उधर की बातें की। मां ने बातचीत को पति की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बेटी कुशलता से उसे दूसरी ओर ले जाती। कभी आने वाली यात्रा के बारे में बताती, कभी दक्षिण के मौसम के बारे में, कभी समुद्र की धूप के फायदे के बारे में। अगली बार मां, हम साथ में जरूर उड़ेंगे, उसने विदाई के समय कहा, गीता देवी को गले लगाते हुए। मैं क्या करूंगी? मां ने केवल कंधे उचकाए। तुम्हें अपने पति के साथ उड़ना चाहिए था। प्रिया ने एक बार फिर मां को जोर से गले लगाया और अपार्टमेंट से बाहर निकल गई।
यात्रा से पहले उसके पास अभी बहुत काम थे। उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया था और विक्रम द्वारा दिए गए दुख के बारे में कम सोच रही थी। प्रिया को लग रहा था कि यह यात्रा उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। अगले दिन सुबह सुनीता प्रिया को हवाई अड्डे पर विदा कर रही थी। वहां हमारे लिए भी आराम करना दोस्त, सुनीता ने आंख मारी। कोशिश करूंगी, प्रिया मुस्कुराई। जानती हो, मैं तुम्हारी कितनी आभारी हूं। मुझे लगता है इस टिकट की बदौलत मेरी जिंदगी जरूर बेहतर होगी। सुनीता, मैं तुम्हारा यह शाही तोहफा कभी नहीं भूलूंगी। अरे छोड़ो, भी छोटी बात है। तुम मुस्कुरा रही हो और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सहेलियां विदाई में गले मिली और जल्द ही प्रिया खिदक्की से दूर होती हुई जमीन को देख रही थी। वह बादलों के पार अपने सपने समुद्र की ओर उड़डेच रही थी। वह हमेशा वहां जाना चाहती थी, लेकिन हमेशा पैसे बचाने की वजह से नहीं जा पाती थी। और अब सपना सच हो रहा था। विक्रम शाम को घर लौटा। प्रिया अभी तक नहीं आई थी। उसने देखा कि ट्रैवल बैग और सूटकेस नहीं है। पत्नी की कुछ चीजें गायब थीं। तो सचमुच छुट्टी पर चली गई। विक्रम मुस्कुराया। कमीनी, वह छिपा हुआ था, धोखे का नाटक कर रहा था। हे भगवान, उसकी सास को पता चलेगा। लेकिन प्रिया जाहिरा तौर पर ज्यादा दुखी नहीं हुई थी। यह सब इसलिए था क्योंकि वह खुद उसे धोखा दे रही थी। कल उसने खुद ही यह कहा था। विक्रम एक बात समझ नहीं पा रहा था। वो उससे बच्चा पैदा करने की इतनी जिद क्यों कर रही थी? या उसका प्रेमी नहीं चाहता था? या हो सकता है प्रिया का कोई नहीं है, बस नाराजगी में बोल गई और वो कहीं नहीं गई। विक्रम ने गीता देवी को फोन करने का फैसला किया, यह जानने के लिए कि उनकी बेटी कहाँ है। उसे कोई पछतावा नहीं हो रहा था। वह बस स्थिति स्पष्ट करना चाहता था। गीता देवी बहुत हैरान हुई जब उन्होंने विक्रम का सवाल सुना। प्रिया कहाँ है? क्या? विक्रम, तुम्हें पता नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया कल मेरे पास थी। उसने कहा कि उसकी सहेली ने उसे टिकट दिया है। वह छुट्टी पर गई है। महिला चिंतित होकर बोली। मैंने उससे कहा भी कि अकेले जाना अच्छा नहीं है, तुम्हारे बिना। उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। विक्रम, क्या तुम्हारा और प्रिया का सब कुछ ठीक है? दुर्भाग्य से नहीं, विक्रम ने जवाब दिया। अब मुझे सब कुछ पहले से ज्यादा स्पष्ट है। तुम्हें क्या स्पष्ट है? यही कि तुम्हारी बेटी मुझे धोखा दे रही है। गीता देवी, प्रिया क्या कह रहे हो? वो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करती है। हाँ, उसने खुद मुझसे कहा कि उसका कोई प्रेमी है। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था और बेकार ही नहीं किया। वह उसके साथ छुट्टी पर चली गई। विक्रम बोलता रहा और अपनी बात पर और ज्यादा यकीन करने लगा। पत्नी से नाराज हो रहा था, अपनी बेवफाई को बिल्कुल भूल गया। अब गीता देवी की नजरों में वह पीड़ित पक्ष था। वह बेटी के बचाव में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। महिला को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिया ऐसा कर सकती है। लेकिन विक्रम पूरे जोश में था। वह फोन पर चिल्ला रहा था कि वह प्रिया से कितना प्यार करता था और उसने उसे धोखा दिया। क्यों? क्यों? अब तो बस एक ही रास्ता है, तलाक। रुको विक्रम, गुस्सा मत हो। प्रिया वापस आएगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। वह तुम्हें धोखा नहीं दे सकती थी। हो सकता है वह तुमसे किसी बात पर नाराज हो गई हो। किस बात पर? मैं उसे कैसे नाराज कर सकता था? मैं तो उसकी परवाह करता था। मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ऐसी है। गीता देवी ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैंने उसे ऐसे नहीं पाला था। ठीक है गीता देवी, शायद आप सही कह रही हैं। मैं खुद को परेशान नहीं करूंगा। हो सकता है किसी ने मेरे बारे में कुछ कहा हो और प्रिया ने विश्वास कर लिया हो। आएगी, बात करेंगे। यही सही है। और मैं उसे अभी फोन करती हूं। उसका विमान तो कब का उतर चुका होगा और वह अपनी जगह पर पहुंच गई होगी। इस पर उनकी बातचीत खत्म हो गई। अब विक्रम को यकीन था कि प्रिया चाहे जो भी कहे, गलती उसी की होगी। उसने पहले ही अपनी सच्चाई बता दी थी। उसे ये सब क्यों चाहिए था? बस इतना ही। विक्रम स्वभाव से डरपोक था और हमेशा दूसरों को दोष देने की कोशिश करता था, भले ही कोई और दोषी हो, बस वो नहीं। गीता देवी 1 घंटे से प्रिया को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन बेटी का फोन आउट ऑफ नेटवर्क था। बुजुर्ग महिला को लग रहा था कि दिल दर्द से सिकुड़ गया है। पूरे पूर्वाभास उसे परेशान कर रहे थे। वह मशीन की तरह टीवी चला बैठी ताकि प्रिया के फोन से ऑटोमेटिक जवाब सुनने के बजाय शांति में न बैठना पड़े। तभी समाचार शुरू हो रहा था। शुरुआत में एंकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में कुछ कह रही थी, फिर अचानक रुक गई और एक ब्रेकिंग न्यूज दी। एक रिसोर्ट शहर में हवाई अड्डे से जाते हुए एक बस सर्पेंटाइन रोड पर खाई में गिर गई। कई लोग मारे गए, बहुत से घायल हुए, कुछ लापता भी है। ये खबर सुनकर गीता देवी चिल्लाई। ये वही तटीय शहर था जहां प्रिया जा रही थी। और तभी फोन बजा। गीता देवी ने डिस्प्ले देखे बिना कॉल का बटन दबाया और चिल्लाई, प्रिया, मेरी प्यारी प्रिया, क्या तुम ठीक हो? गीता देवी, ये सुनीता है। ओह सुनीता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वे किसी बस की बात कर रहे हैं। और प्रिया शांत है। मुझे सब पता है गीता देवी, आप बस चिंता ना करें। मुझे बताओ कि यह सच नहीं है। प्रिया उस बस में नहीं थी। मैंने अभी रेस्क्यू सर्विस को फोन किया था। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सूची की पुष्टि की जा रही है। हे भगवान, काश वो वहां न हो। और गीता देवी ये शब्द पूरी शाम प्रार्थना की तरह दोहराती रही। प्रिया ने फोन नहीं किया। गीता देवी ने विक्रम को घटना के बारे में बताया। वह वाकई सदमे में था। वह अपनी पत्नी से ऐसे अलग होने की सोच भी नहीं रहा था। सुबह तक जानकारी आ गई। सभी यात्रियों, जीवित और मृत, को खाई से निकाल लिया गया था। लेकिन प्रिया वहां नहीं थी। हालांकि उसे बस में जरूर देखा गया था। अनुमान लगाया गया कि प्रिया को पास बह रही नदी की धारा बहा ले गई होगी। तेज पहाड़ी नदी प्रिया को बहा ले जा सकती थी और दुर्घटना स्थल से बहुत दूर ले जा सकती थी। अब बचाव कर्मी शरीर की तलाश कर रहे थे। शरीर। गीता देवी यह मानने को तैयार नहीं थी कि प्रिया अब नहीं रही। पड़ोसी श्रीमती शर्मा दुख के बारे में जानकर पास ही थीं। सुनीता भी समर्थन देने आई। जल्द ही विक्रम भी आया। सुनीता उसे देख भी नहीं पा रही थी। दुख का दिखावा कर रहा है और खुद। वैसे गीता देवी के सामने विक्रम के धोखे के बारे में बात करना उसका काम नहीं था। यह अब भी अनुचित था। महिला पहले से ही मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। सुनीता ने कई बार पूछा, क्या एम्बुलेंस बुलवा ले? लेकिन महिला ने इनकार कर दिया। और फिर अचानक एक पल में ढह गई। एम्बुलेंस जल्दी आ गई। गीता देवी को स्ट्रोक के संदेह पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आखिरी चीज जो प्रिया को याद थी, वो बस में बिताए आखिरी पल थे। यात्री स्थानीय नजारों की तारीफ कर रहे थे। पहाड़ों में छिड़ती हुई खड़ी और संकरी सड़क देखकर हैरान थे। प्रिया भी खिदहकी से चिपक गई थी और दिलचस्पी से पास ही की असीमित गहराई वाली खाई को देख रही थी। अगर हम गिर गए तो? एक चिंताजनक विचार कौंधा। वह खुद को यह समझाने में कामयाब भी नहीं हुई कि यह सब बकवास है। आखिर रास्ता तो जांचा हुआ है और ड्राइवर स्पष्ट रूप से अनुभवी है। जैसे ही अचानक बस हिली और एक तरफ मुड़ गई, अगले ही पल वे नीचे गिर रहे थे। प्रिया डर के मारे चिल्ला रही थी, बाकी सब की तरह, ये समझते हुए कि इस दुनिया में अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। और फिर एक जोरदार झटका और अंधेरा। उसके बाद प्रिया को लगा कि वह सो रही है और उसे एक भारी चिपचिपा सपना आ रहा है जो खत्म होना नहीं चाहता और उसे किसी खाई में और ज्यादा खींच रहा है। और उस सपने में वह तैर रही थी, या यूं कहें कि उसे एक शक्तिशाली धारा बहा ले जा रही थी। उसकी बेजान देह को पत्थरों से दर्दनाक रूप से टकराते हुए वह उस अज्ञात शक्ति के अधीन हो गई थी, जैसे विशाल सागर में रेत का एक कण। और फिर उसने महसूस किया कि उसे सांस नहीं आ रही। आंखें खोलना चाहा, हवा में सांस लेना चाहा, लेकिन गंदा बर्फीला पानी फेफड़ों में भर गया। प्रिया समझ गई कि यह सपना नहीं, मौत है। उसके बाद कोई धक्का, झटका और फिर अंधेरा। और यह अंधेरा कितने समय तक रहा, अज्ञात। प्रिया एक घर में जागी। वह एक सादे लोहे के पलंग पर लेटी थी, एक पुरानी रजाई ओढ़े हुए। महिला ने सिर उठाने की कोशिश की और पूरे शरीर में असहनीय दर्द दौड़ गया। वह फिर से बेहोश हो गई और फिर से चिपचिपा सपना उसे कुछ दृश्यों के जाल में खींच रहा था। उसके सामने विक्रम उसकी प्रेमिका के साथ आ रहा था। वे हंस रहे थे।
उसकी आंखों के सामने चुंबन ले रहे थे। मां दिखाई दे रही थी। वह कुछ कह रही थी, उसे किसी बात के लिए मना रही थी और फिर रो रही थी। और कभी कभी प्रिया को एक मोटा दाढ़ी वाला आदमी दिखता था जो उसकी ओर झुकता था और किसी अज्ञात भाषा में कुछ फुसफुसाता था। ये बहुत डरावना था। और फिर सपना चला गया। प्रिया ने आंखें खोली और समझ नहीं पा रही थी, क्या वह मर गई है या अभी भी जीवित है। वह कहाँ है? वही लोहे का पलंग, वही रजाई। महिला ने सावधानी से सिर घुमाया। दर्द अभी भी था, लेकिन इतना तेज नहीं। प्रिया कमरे की सादी सजावट देख पाई। मिट्टी का फर्श, पुती हुई पत्थर की दीवारें, एक छोटी सी खिड़की किसी कपड़े से ढकी हुई। पलंग के अलावा कमरे में एक मोटा मोटा बना टेबल और एक चूल्हा भी था। प्रिया ने ऐसा कुछ बचपन में किसी कार्टून में देखा था। उसमें एक लोहे की रॉड से लटकी हुई एक कड़ाही थी। कमरे में किसी जड़ी बूटी की महक आ रही थी। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी, लेकिन इस गंध से उसे जोरदार छींक आई। आपा छी! वे खुद को रोक नहीं पाई। और तभी पर्दे के पीछे से, जो एक और कमरे को अलग कर रहा था, सपने वाला वही दाढ़ी वाला आदमी झांका। प्रिया डर के मारे जम गई, ये समझते हुए सपना जारी है। होश आ गया। आदमी की आवाज ने उसे झड़हता से बाहर निकाला। चलो, आखिरकार तुम 3 महीने से लेटी हो, न मर रही हो न जी रही हो। 3 महीने? प्रिया ने डर में फुसफुसाया। मैं कहाँ हूं? आप कौन हैं? मुझे बाबा जी बुलाओ। आदमी मुस्कुराया। तुम्हें तुम्हारा नाम याद है? मैं, प्रिया। बहुत अच्छा। और तुम्हारे साथ क्या हुआ प्रिया, तुम्हें याद है? बस, मैं उसमें यात्रा कर रही थी, वो खाई में गिर गई। ठीक। तो तुम्हारी खोपड़ी में कुछ नहीं हुआ? देखो, मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूं। मैंने स्प्लिंट्स ठीक से लगाए हैं, छुट जाना चाहिए। मैं यहां क्यों हूं? मुझे अस्पताल क्यों नहीं ले गए? अस्पताल? आदमी फिर मुस्कुराया। और क्यों? नहीं, तुम मेरी हो। और वह हंसते हुए फिर से पर्दे के पीछे गायब हो गया। प्रिया समझ गई कि मौत के मुंह से वापस आना उसकी मुसीबतों का अंत नहीं है। और सबसे भयानक बात यह थी कि उसका शरीर उसका कहना बिल्कुल नहीं मान रहा था। वह इस पुराने पलंग पर जैसे एक कपड़े की गुड़िया थी, और यह आदमी उसके साथ जो चाहे कर सकता था। जल्द ही बाबाजी लौट आए। वह चूल्हे के पास गया, वहां से एक लोहे के कप में कुछ तरल डाला, फिर प्रिया के पास पलंग पर मोटे तौर पर बने स्टूल पर बैठ गया। पियो, उसने कहा और उसे कप पकड़ा दिया। ये क्या है? प्रिया ने डर में फुसफुसाया। डरो मत, ये जहर नहीं है। उसके होंठ फिर से सांप जैसी मुस्कान में फैल गए। ये पहाड़ी जड़ी बूटियों का काढ़ा है। ये तुम्हारे लिए अब भी फायदेमंद है। पियो, मैं कह रहा हूं। और उसने पीने की चीज प्रिया के होंठों के पास लाई, कप के किनारे से उन पर जोर से दबाया। महिला ने आज्ञाकारी रूप से पी लिया। आश्चर्यजनक रूप से गर्म का रहा स्वादिष्ट था, थोड़ी कड़वाहट के साथ, शहद जैसा स्वाद। इस पीने के बाद प्रिया को लगा कि जैसे पूरे शरीर में एक जीवनदायी लहर दौड़ गई हो। उसे बैठने का मन हुआ। जल्दी मत करो, बाबाजी ने उसकी कोशिशों को देखकर कहा। व्यर्थ में ताकत मत खर्च करो, जब शरीर इजाजत देगा तब उठोगी। प्रिया फिर से आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाई। ये बद्धा दाढ़ी वाला आदमी उसे डरा रहा था और साथ ही आश्चर्यचकित भी कर रहा था। वह कौन है? वह उसे यहां इस पुरानी झोपड़ी में क्यों रख रहा है? क्या वह उसकी कैदी है? कुछ और दिन बीत गए। प्रिया अब खुद से उठ सकती थी। कपड़े पहनकर वह बरामदे में निकली और बस सदमे में जम गई। चारों ओर केवल पहाड़ थे। पत्थरों से बना यह छोटा सा घर इतनी ऊंचाई पर स्थित था कि ऐसा लग रहा था कि आसमान को हाथ से छुआ जा सकता है। और चारों ओर कोई इंसान नहीं। एक चट्टान के पीछे से बाबाजी प्रकट हुए। वह किसी लंबे चोगे में था, एक लाठी पर टिका हुआ था। उसकी पीठ पर एक बड़ा थैला था। दिन के उजाले में प्रिया ने उसे पहली बार साफ तौर पर देखा। वह लगभग 50 साल का आदमी था, मजबूत, लंबा, घनी काली दाढ़ी के साथ। ऐसे ही काले, थोड़े सफेद बाल कंधों तक पहुंच रहे थे। तीखी नाक, गहरी आंखों की शिकारी निगाह। बाबाजी किसी बाज की तरह दिखते थे। प्रिया की पीठ पर सिहरन दौड़ गई। ये कैसा आदमी है? बाहर आई।
बाबाजी ने अप्रत्याशित रूप से दोस्ताना अंदाज में पूछा, करीब आते हुए। चलो अच्छा है, हवा में सांस लो, तुम्हारे लिए फायदेमंद है। हालांकि यहां आदत न होने पर थोड़ा चक्कर आ सकता है। चक्कर नहीं आ रहा, नहीं, ठीक है। और आप कहाँ गए थे? काम से, बाबाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हम दावत करेंगे। उसने कंधे से थैला उतारा और खोला। प्रिया ने डर के मारे पीछे हट गई, अंदर का सामान देखकर। डर क्यों रही हो? बाबाजी हंसे। ये मांस है, भेड़ का। मेरे पास नीचे एक छोटी भेड़ों का झुंड चल रहा है। तुम्हें अभी ताजा मांस चाहिए। तुम्हें भेड़ का मांस पसंद है? अगर सच कहूं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, प्रिया ने स्वीकार किया। खैर, और कुछ नहीं है। बाबाजी ने कंधे उचकाए। खाना होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? और क्या करना है? सब्जियां छीलनी है। वे घर में है, मेज के नीचे एक डिब्बे में। 2 बड़े प्याज और उतनी ही गाजर ले लो। जब तक प्रिया सब्जियां छील रही थी, बाबाजी मांस के साथ व्यस्त थे। जल्द ही घर के बाहर आग पर भेड़ के मांस का कड़ाहा उबल रहा था और प्रिया अपने रक्षक के साथ बरामदे में बैठे थे। प्रिया इस खामोश आदमी से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसके अंदर अब पहले जैसा डर नहीं था। अब बाबाजी उसे एक सामान्य इंसान लग रहा था। वह एकांत प्रिय, कम बोलने वाला था, लेकिन वह बिल्कुल सामान्य था, कोई बुरा आदमी नहीं। जल्द ही भेड़ का मांस तैयार हो गया और प्रिया ने, ऐसा लग रहा था, जीवन में पहली बार इतने मन से खाया। मांस मुंह में घुल रहा था और शोरबा तो लाजवाब था। और तुम कहती थी भेड़ का मांस नहीं खाती। बाबाजी हंसते हुए कह रहे थे, उसे खाते हुए देखकर। ये कुछ और ही भेड़ का मांस है, महिला ने भरे मुंह जवाब दिया। मैंने जीवन में इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया। ये इसलिए है क्योंकि इसे सही तरीके से पकाया गया है, बाबाजी मुस्कुराए। तुम खाओ खाओ, तुम्हें ताकत की जरूरत है। और फिर वे फिर से बरामदे में बैठे, हर बल चाय पी रहे थे और खामोश थे। हर कोई अपने अपने विचारों में डूबा हुआ था। बाबाजी, मुझे अपने बारे में बताओ, प्रिया ने धीरे से पूछा। और मेरे बारे में क्या बताऊं? उसने सिर हिलाया। कई सालों से एकांत में रह रहा हूं, बस इतना ही। तुम अपनी कहानी बताओ। क्या तुम्हारी शादी हुई थी? प्रिया ने थोड़ा सोचा, जवाब दिया। और किसी तरह अनजाने में बाबाजी को अपनी पूरी कहानी बताई। वह सुनता रहा, चुप रहा, आह भरी, सिर हिलाया। और हम इस मामले में एक जैसे हैं, उसने अंत में अप्रत्याशित रूप से भारी आवाज में कहा। मुझे भी धोखा दिया गया था, बस बहुत साल पहले। बताओ? वह उसे ध्यान से देख रहा था। थोड़ी देर सोचा, फिर अजीब तरह से उदास मुस्कुराया। ठीक है, सुनो। और प्रिया बैठी, सांस रोककर बाबाजी की कहानी सुन रही थी। बहुत साल पहले वही एक योद्धा था। उसे लगता था कि उसके कमांडर सच बोल रहे हैं और वह इस सही काम के लिए लड़ रहा था। नहीं, वह कोई लुटेरा नहीं था। वह, जैसा कि वह सोचता था, अपने लोगों के स्वतंत्र रूप से जीने के अधिकार की रक्षा कर रहा था। और फिर पता चला कि उसे धोखा दिया गया था। उसके और उसके जैसे लोगों की मदद से ऊपर वाले लोग सत्ता और पैसा बना रहे थे। जब बाबाजी को यह समझ आया, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और घर परिवार के पास लौट आया। तब उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी। उसे लगा कि तारा उसका इंतजार कर रही थी। और उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी पड़ोसी के साथ पकड़ा। एक साधारण सा आदमी, कमजोर। तारा को उसमें क्या दिखा? उसने तब उन दोनों को वहीं मारने का सोचा था। तारा चुप थी और उसकी आंखों में डर लिए उसे देख रही थी। और पड़ोसी, वह उसके पैरों में गिरकर जान की भीख मांग रहा था। बाबाजी को घिन आ गई। वह पीछे हट गया, पाप करने से बच गया। दरवाजा पटककर घर से बाहर निकल गया। कहाँ जाना है, उसे नहीं पता था। वह घर से बस 100 मीटर दूर ही गया था कि सीटी बजी, गूंज उठी और फिर धमाका हुआ। एक गोला सीधे उसके घर पर गिरा, जहां तारा और पड़ोसी थे। घर की जगह पर एक गहरा गड्ढा था। बाबाजी खड़े थे। जो कुछ हुआ उससे सन्न। बस 1 मिनट पहले उसने अपनी पत्नी को देखा था। लगभग एक भयानक काम कर डाला था, लेकिन दया की, क्योंकि वह अभी भी प्यार करता था। लेकिन ऊपर वाले ने अलग फैसला किया और बाबाजी को इतना दर्द हुआ। अब वह वाकई अकेला है, किसी को उसकी जरूरत नहीं, और वह पहाड़ों में चला गया।
सब कुछ भूलकर। वह जानता था कि उसके जैसे लोगों को सरकार माफी का वादा करती है। उसे उस माफी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह उस युद्ध, उस मौत के लिए खुद को माफ नहीं कर सकता था जो अनजाने में भी उसने दी थी, मां के दुख के लिए। और उसे इस बात का भी पछतावा था कि वह तब घर से चला गया। अगर वह तब नहीं जाता तो शायद इतना दुख नहीं होता। लेकिन युद्ध शांत हो गया। पुराने युद्ध की केवल यादें रह गईं। बाबा जी जैसे कई लोग लोगों के पास लौट आए, लेकिन वह ऊंचे पहाड़ों में ही रह गया, एकांत में रहता था। इस तरह वह आसमान के भगवान के ज्यादा करीब था, जो एक दिन उससे माफी देगा। समय के साथ बाबा जी घर बसाने, भेड़े खरीदने में कामयाब हो गए। वह शिकार से पैसे कमाता था, नीचे के स्थानीय लोगों को खाल और मांस बेचता था। इस तरह उसने थोड़ी बचत की। उसके पास केवल एक ही फोन था, पुराना, बटन वाला। वह बहुत जरूरी होने पर ही फोन करता था। लोग जानते थे कि ऊंचे पहाड़ों में एक सनकी आदमी रहता है, लेकिन कहाँ रहता है किसी को नहीं पता था, क्योंकि बाबा जी बहुत ध्यान से खुद को छिपाता था। क्या वह अकेला था? हाँ, बेशक। कभी कभी रात को भेड़ियों के साथ रोता था, लेकिन सूरज उगता था और उसके साथ एक नया दिन शुरू होता था, और बाबा जी आगे जीता रहा। एक दिन वह एक छोटे से गांव से लौट रहा था, जहां वह माचिस, नमक खरीदने गया था। रास्ता नदी के किनारे से जाता था। अचानक दूर से उसने किनारे पर कुछ देखा। पहले उसने सोचा बस एक अजीब सी लकड़ी, और जब करीब आया तो समझा कि यह एक इंसान है, एक औरत। बाबाजी उसे देखकर सहम गया, उसके शरीर पर घाव देखकर। साहिरा तौर पर वह ऊंचाई से गिरी थी और फिर बहुत देर तक नदी में बहती रही थी, बिल्कुल मरी हुई। एहतियात के तौर पर उसने नब्ज टटोली और अचानक उसे धमनी की हल्की सी धड़कन महसूस हुई। फिर औरत हिली। उसे क्या करना चाहिए? पहला ख्याल आया उसे उठाकर गांव के लोगों के पास ले जाना, लेकिन तुरंत बाबाजी ने खुद को रोक लिया। क्या होगा अगर उस पर औरत को घायल करने का आरोप लगा दे? नहीं, ये समस्याएं उसे नहीं चाहिए थीं, और इसलिए सावधानी से उसे गोद में उठाकर अपने साथ ऊंचे पहाड़ों पर ले गया। लगभग 3 महीने तक औरत जीवन और मौत के बीच थी। बाबा जी ने अपनी बहुत पहले मर चुकी मां और दादी की सभी तरकीबें याद करके उस दुर्भाग्यपूर्ण औरत का इलाज किया। जड़ी बूटियां, मंत्र इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा बाबा जी शहर गया और एक परिचित डॉक्टर से जरूरत की दवाएं खरीदी। बस औरत के पैर ने चिंता पैदा की। स्पष्ट रूप से यह एक फ्रैक्चर था। अपने जोखिम पर बाबा जी ने स्प्लिंट्स लगाए। समय के साथ पैर ठीक होने लगा। बस औरत को होश नहीं आया। अक्सर वह बेचैन होती थी, रोती थी, और बाबा जी पास था। उसने उसके माथे से पसीना पोंछा, कपड़े बदले, उसे नहलाया। वह बस पास था। कई सालों में पहली बार बाबा जी ने महसूस किया कि किसी की देखभाल करने का क्या मतलब होता है। उसने उसके लिए कपड़े भी खरीदे, काम की दुकान से महिलाओं के लिए कुछ चीजें। बस उसे खुश करना चाहता था। यह दुर्भाग्यपूर्ण अजनबी उसके जीवन का अर्थ बन गई थी, और अब उसे यकीन था वह उसे किसी को नहीं देगा। वह उसकी है। नहीं, वह अपनी पूर्व पत्नी जैसी बिल्कुल नहीं थी। छोटी सी, अपनी। लेकिन यह और भी बेहतर है। उसमें दिल का वो दर्द नहीं था,